अलंकारी मछली पालन के लिए मिलेगा अनुदान। बरसात के मौसम में वासी के सहारे करे सब्जियों की खेती। आय का बेहतर जरिया भी बन सकता है गेंदा फूल की खेती। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए अब खबर विस्तार से। राज्य में रंगीन सजावटी मछली पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए समग्र अलंकारी मत्स्य की योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसानों को सजावटी मछली पालन करने पर 50 से 70% तक सब्सिडी दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्र भी स्वरोजगार के उद्देश्य से हाल के दिनों में मछली पालन का व्यवसाय बेहद तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। किसान भाई भी अपनी आमदनी दुगनी करने के लिए इस व्यवसाय की तरफ तेजी से रुख कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में फसलों को पोषण प्रदान करने के लिए नई तकनीक इजाद की गई है, जिसका नाम है नैनो यूरिया। नैनो यूरिया का इस्तेमाल फसलों की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसके प्रयोग से मिट्टी का प्रदूषण स्तर भी काफी हद तक कम हो जाता है। नैनो यूरिया के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि धान, गेहूं, तिलहन और सब्जियों जो भी उगाई जाती है उसकी क्वालिटी काफी बढ़ती है। 500 मिलीलीटर की यूरिया पूरे 1 एकड़ के लिए काफी होता है और साथ ही इसके प्रयोग से पर्यावरण, जल और मिट्टी प्रदूषण मुक्त रहेगी। किसान भाइयों, ऐसी कई तकनीकें हैं जिनके इस्तेमाल से आप खेती से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ऐसा ही एक तकनीक है बांस के सहारे कतार बनाकर सब्जियों की खेती करना। मचान विधि से लौकी, खीरा, करेला जैसी बेल वाली फसलों की खेती की जा सकती है। इसमें खेत में बांस या तार का जाल बनाकर सब्जियों की बेल को जमीन से ऊपर पहुंचाया जाता है। इस विधि का उपयोग करके किसान अपनी फसल 90 से 95% तक बचा सकते हैं। बारिश के मौसम में सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए खेती की ये तकनीक वरदान साबित हो सकती है। ओल एक ऐसी सब्जी है जिसमें कई प्रकार के पोषण तत्व पाए जाते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण इसकी आयुर्वेदिक औषधियां भी तैयार की जाती है। किसान भाई इसकी खेती नकदी फसल के रूप में करते हैं। किसान भाई इसके उन्नत प्रभेदों का चयन अपने क्षेत्र और जलवायु के आधार पर कर सकते हैं। गजेंद्र ओल, N15, राजेंद्र ओल और संतरागाची इसके उन्नत प्रभेद हैं। इसका इस्तेमाल कर किसान भाई अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। कई बार किसानों को फसल का उत्पादन उनकी मेहनत और लागत की तुलना में काफी कम मिलता है। किसान भाइयों द्वारा खेती में सही कृषि उपकरणों का उपयोग नहीं करना इसका एक बड़ा कारण बनता है। कल्टीवेटर एक ऐसा कृषि संयंत्र है जिसकी सहायता से किसान अपनी खेती बाड़ी को सफल बना सकते हैं। कल्टीवेटर ट्रैक्टर या मिनी ट्रैक्टर के द्वारा संचालित होता है। इस मशीन का उपयोग किसान खरपतवार को खेत से निकालकर बुवाई करने के लिए तथा मिट्टी को समतल एवं उपजाऊ बनाने के लिए भी कर सकते हैं। इस यंत्र में लोहे के फ्रेम के छोटे छोटे नुकीले दंत लगे होते हैं। जो फसलें पंक्ति में निश्चित दूरी पर बोई जाती है उसकी निराई गुड़ाई के लिए कल्टीवेटर काफी उपयोगी यंत्र साबित होता है। खबरें खेती में अब आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात हाजीपुर के सफल किसान अखिलेश कुमार भगत से, जो पारंपरिक खेती छोड़ आधुनिक खेती को आजमा रहे हैं ताकि कम लागत और कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। गेंदा फूल फिल्मी गीतों में अच्छा लगता है। यह फूल खेतों में महक के अलावा जमीन की उर्वरकता को भी काफी बढ़ाता है। आज सफल किसान वही हैं जिन्होंने फसल विविधीकरण को अपनाया है, यानी फसलों को बदल बदल कर खेती करना। वैशाली के अखिलेश 2 बीघा जमीन पर बड़ी मेहनत और तकनीक से गेंदे की खेती कर रहे हैं। गेंदा की खेती वर्ष में 2 बार की जाती है। विशेषज्ञों की माने तो गेंदा फूल की जड़ों में एक केमिकल निकलता है जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है। इसलिए जहां खेतों में उत्पादन कम दिखाई दे उन किसानों के लिए गेंदा फूल एक अच्छा विकल्प है। इसके अलावा पूजा पाठ में उपयोग आने वाले इस फूल की स्थानीय स्तर पर ज्यादा मांग होने के कारण किसान भाइयों को ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आइए अब एक नजर डालते मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं
राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू और प्याज के ताजा भाव। लाल आलू 3600 से 3800 रुपए प्रति क्विंटल, सफेद आलू 3400 से 3600 रुपए प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 3200 से 3600 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। अगले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना बरकरार है। इस दौरान 16 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके माध्यम से आपने कृषि से जुड़ी तमाम नई जानकारियां हासिल की, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, मंडी और मौसम के विषय में भी जाना। नमस्कार, मैं किशोर जबी स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। लत्तेदार सब्जी जैसे हम बरसात में लगाने हैं तो लगाने की अलग अलग विधियाँ भी होती है। अगर हम बात करें कि कैसे हम लगाएंगे कि इसका कीट मकोड़ा या रोग बीमारी का प्रकोप कम हो, उसके लिए जैसे हम पहले गड्ढे खोद देते हैं, 1 फीट गड्ढे खोद देते हैं। गड्ढे खोदने के बाद उसकी मिट्टी निकाल लेते हैं। मिट्टी निकालने के बाद उसमें जो सड़ी गली खाद रहता है उसमें मिला के जहाँ लगाते हैं वह थोड़ा ऊंचा ज़मीन कर लेते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बरसात के दिनों में लत्तेदार सब्जियों की वैज्ञानिक ढंग से देखभाल की जाए तो आप किसान भाई उत्पादन और आमदनी दोनों में वृद्धि कर सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पर विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर मुकुल कुमार से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में लत्तरदार सब्जियों की देखभाल किस तरह से करें, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुकुल कुमार, जो सहायक प्राध्यापक हैं सहरसा कृषि महाविद्यालय सहरसा में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। बरसात के मौसम में हमारे किसान भाई लत्तरदार सब्जियों की खेती किए हैं, उनकी देखभाल किस तरह से करें? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत सारा भोजन में बहुत सारा प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, वसा की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है, खनिज लवण की ज़रूरत है। तो ये सब तत्वों के लिए कौन सी हमें प्रोडक्ट चाहिए, कौन सी हम लोगों को साधन चाहिए कि जो हमें शरीर की भरपाई कर सकते हैं। तो भोजन में सब्जियों का मुख्य स्थान होता है। चावल, रोटी, दाल के बाद सब्जी का मुख्य स्थान होता है। और बरसात के सीज़न में मुख्य सब्जी में जो होता है लत्तरदार सब्जी है। ऐसे दो लत्तरदार सब्जियां दोनों सीज़न में लेते हैं। रबी में भी लेते, गर्मा में भी लेते हैं, जो इसको हम जायद कहते हैं, उसमें लेते हैं। और अभी जो खरीफ का सीज़न चल रहा है तो खरीफ में लेते हैं। तो लत्तेदार सब्जी में गर्मा में जो हम लेते हैं तो दोनों में फसल सेम ही रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा आसान हो जाता है गर्मा सीजन में, क्योंकि ज़मीन पर ही फैल कर टेंड्रिल उसका रहता है, ज़मीन पर फैल जाता है और उसके पूरा लत्तेदार करके फल फूल आ जाता है। लेकिन बरसात में दिक्कत क्या होता है कि सब जगह ज़मीन में नमी रहती है, कहीं कहीं पानी का लगाव हो जाता है। तो उसके कारण होते लत्तेदार सब्जियों जो हम बरसात में लेते हैं, खरीफ में लेते हैं, तो उसके लिए तो विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। सबसे जो बड़ी समस्या है लत्तरदार सब्जियों के बरसात के मौसम में, तो जो कीट मकोड़ों का जो प्रकोप है सबसे ज़्यादा रहता है। एक छोटे छोटे आकार के जो पीले टाइप के जो कीट होते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित लत्तरदार सब्जियों को वही करते हैं।
तो कीट मकोड़ों से छुटकारा पाने के लिए किस तरह से रासायनिक उर्वरकों का या छिड़काव का प्रयोग हमारे किसान भाई करें ताकि फसल पे ज़्यादा नुकसान न हो? लत्तेदार सब्जी जैसे हम बरसात में लगाने हैं तो लगाने की अलग अलग विधियाँ भी होती है। अगर हम बात करें कि कैसे हम लगाएंगे कि इसका कीट मकोड़ा या रोग बीमारी का प्रकोप कम हो, उसके लिए जैसे हम पहले गड्ढे खोद देते हैं, 1 फीट गड्ढे खोद देते हैं। गड्ढे खोदने के बाद उसकी मिट्टी निकाल लेते हैं। मिट्टी निकालने के बाद उसमें जो सड़ी गली खाद रहता है उसमें मिला के जहाँ लगाते हैं वह थोड़ा ऊंचा ज़मीन कर लेते हैं। अगर ज़मीन से 2-3 सेंटीमीटर ऊंचा रहेगा तो बारिश कम होगा, तो बारिश ज़्यादा भी होगा तो बारिश का उसका अटैक नहीं करे, बारिश का प्रकोप नहीं होगा, बारिश से हम लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। इस ज़मीन क्या होता है, गीली हो जाती है, जिसके कारण फंगस बैक्टीरिया बहुत सारा इंसेक्ट जो है अटैक कर लेते हैं। तो जिसके कारण जो छोटा पौधा जब जन्म ही लेता है तो सड़ने का डर रहता है। जैसे ही पौधा सड़ गया तो पूरा खेत बर्बाद हो गया। तो हम ज़मीन से थोड़ा 2-3 सेंटीमीटर ऊंचा उसको थल्ला बना देते हैं और थल्ला बना के उसके बीज की रोपाई करते हैं। बीज की रोपाई करते हैं तो हम लत्तेदार सब्जियां में देखते हैं कि बरसात में लत्ती जो बड़ी बड़ी हो जाती है तो उसकी दूरी थोड़ा हम बढ़ा देते हैं। जैसे एक बीज जहाँ लगाए उसके दूसरे बीज मतलब 2 से 3 मीटर आगे, मतलब 6-7 फीट आगे हम दूसरी थल्ला लगाएंगे और लगा के उसके डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। और कद्दू और ये सब लत्तेदार सब्जियां में बहुत सारा आती है सब, जैसे कद्दू हुआ, नेनुआ, झींगा, खीरा, परवल, बहुत सारा सब्जियां जो लत्तेदार आती है, करेला, चिचिंदा, बहुत सारा। लेकिन बरसात में जो होता है उसके लिए हम रोग बीमारी आने के पहले उसका हम प्रकोप से बचने के लिए हम प्रिकॉशन ले लेते हैं, सावधानी ले लेते हैं। सावधानी में क्या करते हैं कि उसकी पौधा को हम जितना कोशिश हो सके ज़मीन से उसका अटैचमेंट बहुत कम करें। उसको सपोर्ट के लिए हम या बांस के छड़ी या कोई रस्सी, फीता उसके लगा के हम उसको मचान बना देते हैं। मचान बनाने में हम लोग बांस का पिलर यूज कर सकते हैं या परमानेंट मचान बनानी है तो लोहे के पिलर लगा सकते हैं। आजकल सीमेंटेड पिलर भी आता है जो जगह जगह पर 20 फीट पर 25 फीट पर लगा के उसको कर सकते हैं। और बीच में रेडीमेड जाली आता है या आप रस्सी से बना सकते हैं या गांव में बांस की छड़ी है या अलग अलग जो झाड़ी नुमा जो डंठल रहता है उससे लगा के हम उसको हम जाली नुमा बना देते हैं। जाली नुमा बना के मचान बना देते हैं ताकि ये जो है जो लत्तेदार सब्जियां जो पौधा है तो ज़मीन से उसका अटैचमेंट नहीं हो, ज़मीन से सटा हुआ नहीं हो। जब ऊपर चढ़ जाएगा तो टेंड्रिल, उसके हर पत्ती के बीच में एक टेंड्रिल रहता है तो सर्पिला का टेंड्रिल रहता है वो अटैच कर लेता है, पकड़ लेगा और उसके सपोर्ट के माध्यम से पूरा फैल जाता है। ऐसे कि जानते हैं कि जो लत्तीदार सब्जियां होती है वह मोनोसियस होती है, अर्थात एक ही पौधा में नर और मादा दोनों फूल आता है। तो मादा फूल भी रहेगा और नर फूल रहेगा तो एक ही पौधा में फल बनना शुरू हो जाता है। कभी कभी देखते हैं कि नर फूल की संख्या ज़्यादा होती है, मादा फूल कम आता है, लेकिन दोनों का ज़रूरी है। अगर नर फूल नहीं रहेगा तो मादा तो फल नहीं बन पाएगा, इसीलिए परागण के लिए नर फूल का होना भी ज़रूरी है। अब हम उसमें क्या करते हैं, बीच बीच में उसका हम देखते रहते हैं कि जो ज़मीन से जो जहाँ लगाए थे उसका ज़मीन का मिट्टी भर देते हैं ताकि पानी भी बारिश भी होए, नेचुरल रूप से प्राकृतिक रूप से बारिश भी होए तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े। ज़्यादा पैदावार के लिए हमारे किसान भाई और कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो लत्तेदार सब्जियों की ज़्यादा उत्पादन के लिए कारगर सिद्ध हो सकती हैं, इसके बारे में ज़रा हमारे किसान भाइयों को बताएं। ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए तो हम लोग दोनों कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं कि मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं, जैसे ऊपर कोई सब्जी किए हुए नीचे भी चाहेंगे तो हल्दी लगा सकते हैं या छोटी मोटी पालक वगैरह या घास चौलाई लगाकर हम उसका इनकम बढ़ा सकते हैं। ऊपर भी हो रहा है, मचान पर हरा सब्जी ले रहे हैं और नीचे जो ज़मीन आपका खाली पड़ा हुआ है तो उसमें भी हम चौलाई वगैरह या साग वगैरह या हल्दी आदि लगाकर हम उसका इनकम बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात कि वह मेन फसल जो है आपका जो लत्तेदार सब्जी उसका भी कोई नुकसान नहीं पहुंच पाता है क्योंकि वो तो ज़मीन से जुड़ा हुआ है और जो जितना प्रकाश संश्लेषण होना है या जितना श्वसन होना है उसका भी कोई उसका नुकसान नहीं पहुंच पाता है। बांस के मचान में और रस्सी के मचान जो बनता है उसमें उत्पादन पर क्या कोई प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं? अगर हम ज़मीन के अटैच में रहेगा तो उसमें क्या होता है कि जैसे बरसात में तो जाहिर सी बात है कि कम ही बारिश होगी तो मॉइस्चर बना रहता है तो मॉइस्चर का फंगस लगेगा, पत्तियां सड़ना शुरू हो जाएगी, फल लगेगा, जैसे ही फल लगा छोटा फल आएगा सड़ जाएगा, एक सड़ गया तो फिर दूसरे पे इन्फेक्शन बढ़ा दिया। तो मचान बनाने का मेन पर्पस है कि ज़मीन से अलग करना।
ऐसा कोई बात नहीं। एरेशन भी बढ़ाता है, रेस्पिरेशन भी, श्वसन भी अच्छी से होगा, प्रकाश संश्लेषण भी अच्छी से होगा। अगर ज़मीन पर रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण भी एक लत्ती दूसरी लत्ती पर चढ़ जाएंगे, जिससे क्या होता है कि जो पत्तियां पर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मिलना है वो कम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब भोजन कम बनेगा तो पौधा भी कम स्वस्थ रहेगा। तो मचान और ज़मीन में यही अंतर। और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हम डॉक्टर साहब का विशेष आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि चौर ऐसे क्षेत्र होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि नदियों का कटा हुआ हिस्सा इसे समझ सकते हैं। ये ऐसे एरियाज़ होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें जल प्रवाह नहीं होता बल्कि जल जमाव होता है। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो नीचे की ज़मीन में होते हैं, जहाँ मॉनसून का पानी या बाढ़ का पानी महीनों रहता है। इसीलिए इन एरियाज़ को, इन क्षेत्रों को चयनित किया गया है मत्स्य उत्पादन के लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि बरसात के दिनों में लत्तेदार सब्जियों की वैज्ञानिक ढंग से देखभाल कैसे की जाए। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में और जानेंगे मुख्यमंत्री चौर विकास योजना के विषय में। क्या है ये योजना, आप किसान भाई इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, सरकार द्वारा इस योजना के तहत कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं, इन सारे विषयों पर विस्तार से जानने के लिए आइए मुलाकात करते हैं हमारी कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा कुमारी से। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूं शांति भूषण। किसान भाइयों, हमारे यहाँ बरसात का मौसम है, ये तो आप जान रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे इलाके हैं, या यूं कहें कि बिहार का एक बड़ा भाग ऐसा है जो बाढ़ से प्रभावित हर साल होता है, हर वर्ष होता है। मुख्यमंत्री चौर विकास योजना, जी हाँ, चौर का मतलब होता है, चौर का मतलब हुआ वो ऐसी भूमि जो हमारे नदी से भी नीचे हो। आमतौर पर नदियाँ नीचे होती है, नदी से भी नीचे का जो भाग है वो चौर है। चौर विकास योजना क्या है? चौर विकास योजना कैसे उसका वो इम्प्लीमेंट, उसको कैसे किया जा रहा है हमारे बिहार में, किसान को इससे क्या लाभ है, उससे उसको अगर करते हैं, अगर उस चौर विकास योजना से हम जुड़ते हैं तो हमें उसमें अनुदान कितना मिलता है, इन सारी बातों की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पूजा। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री चौर विकास योजना क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है और आज का ये अंक जो मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना पर आधारित है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री के 7 निश्चय द्वितीय के तहत मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास की योजना पूरे राज्य में लागू है। यह योजना उन क्षेत्रों के लिए है जहां पर मॉनसून या बाढ़ के समय नदी के रास्ते जो पानी नीचे की ज़मीन में जमाव हो जाता है, जो ज़मीनें जलमग्न हो जाती हैं, गीली हो जाती हैं, उन ज़मीनों पर जो अविकसित क्षेत्र है, जहां पर ना कृषि हो सकती है और ना ही आप कोई कमर्शियल काम कर सकते हैं, उन भूमि को, उन क्षेत्रों को विकसित करने का ही उद्देश्य है मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास की योजना में। राज्य में कुल 9,41,000 हेक्टेयर आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं, यानी चौर के अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों में कुल 2.5 लाख हेक्टेयर का ऐसा क्षेत्र है जिनमें मत्स्य विकास किया जाता है,
यही इस योजना का मुख्य एजेंडा है, मुख्य उद्देश्य है। चौर विकास योजना है, इसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है और ख़ास करके जो चौर विकास आर्द्र भूमि जिसकी चर्चा आपने की, तो आर्द्र भूमि कौन सा है, किसको कहते हैं आर्द्र भूमि, और किन किन योजनाओं को, किन किन अवयवों को इसमें शामिल किया गया है। आर्द्र भूमि ऐसे क्षेत्र होते हैं, यानी कि चौर ऐसे क्षेत्र होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि नदियों का कटा हुआ हिस्सा इसे समझ सकते हैं। ये ऐसे एरियाज़ होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें जल प्रवाह नहीं होता बल्कि जल जमाव होता है। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो नीचे की ज़मीन में होते हैं, जहाँ मॉनसून का पानी या बाढ़ का पानी महीनों रहता है। इसीलिए इन एरियाज़ को, इन क्षेत्रों को चयनित किया गया है मत्स्य उत्पादन के लिए। अब आपके दूसरे सवाल पर आते हैं। आपका दूसरा सवाल था कि चौर विकास का क्या महत्व है। तो आर्द्र भूमि या चौर विकास का एक महत्व हो तो बताऊं। सबसे पहले तो उद्देश्य के बारे में बात करें तो मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता, यानी कि इन क्षेत्रों को डेवलप करना है, इन क्षेत्रों में तालाब का निर्माण कराना है। आगे मैं बताऊंगी मॉडल्स के बारे में, पर फिलहाल इतना जान लें कि तालाब का निर्माण किया जाना है और जो मिट्टी निकल रही है उसे बांध का विकास होना है, बांध का डेवलपमेंट होना है। इस बांध पर आप समेकित रूप से मत्स्य पालन के साथ साथ कृषि वानिकी और बागवानी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि आपका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बारे में, यानी उत्पादन और उत्पादकता के बारे में। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है पर्यावरण संरक्षण। आर्द्र भूमि ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वेजिटेशन, फ्लोरा, फौना, यानी कि जो पौधे होते हैं, चाहे वो जलीय पौधे हों या ज़मीन पर उगने वाले पौधे हों, चाहे पशु पक्षी हों, ये उनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं। और अभी का जो समय है, मानसून का समय है, ये कई प्रजातियों में प्रजनन का समय है। आर्द्र भूमि इसको सपोर्ट करता है। आर्द्र भूमि को किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है, इसीलिए, यानी भूदृश्य के गुर्दे। पर्यावरण संरक्षण के मामले में भी आर्द्र भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौर विकास योजना में इसके कौन कौन से पार्ट्स, या इसको कहें कि किस तरह से इसको हम अपने ज़मीन पे इसको उतार सकते हैं, सरकार की इसमें क्या, किस तरह की सहायता का प्रावधान है। आर्द्र भूमि का विकास, यानी मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास की जो योजना है, इसे आप सबसे पहले समझ लें कि दो कैटेगरीज में विभाजित किया गया है। पहला लाभुक आधारित चौर विकास और दूसरा उद्यमी आधारित चौर विकास। मैंने पहले भी बात करी है कि उद्यमियों को इसमें प्राथमिकता देने की पूरी कोशिश की गई है, तो उद्यमी आधारित चौर विकास उनके लिए है। अब इसमें ज़मीन के हिसाब से अगर क्राइटेरिया को देखा जाए तो एक लाभुक या एक परिवार को अधिकतम 5 हेक्टेयर रकबा तक का लाभ दिया जा सकता है। अगर समूह में कार्य किया जा रहा है 4 से अधिक, न्यूनतम किसी समूह में जो संख्या है वो 4 ली गई है, 4 या 4 से अधिक कोई समूह है तो 20 हेक्टेयर तक का लाभ दिया जा सकता है। और 20 हेक्टेयर के ऊपर के मामलों को उद्यमी आधारित चौर विकास में रखा गया है। अब इस चौर विकास में 3 मॉडल्स सिलेक्ट किए गए हैं। इन 3 मॉडल में 1 हेक्टेयर में कितने तालाब का निर्माण किया जाना है और कितना वर्ग मीटर आपको कृषि वानिकी और बागवानी के लिए उपलब्ध होगा, ये इस पर आधारित है। पहला मॉडल है 1 हेक्टेयर में 1 तालाब का निर्माण। दूसरा मॉडल है 1 हेक्टेयर में 2 तालाब का निर्माण। और तीसरा मॉडल है 1 हेक्टेयर में 4 तालाब का निर्माण। इस योजना की मुख्य आहर्ता है कि 18 वर्ष से ऊपर होना है लाभुक को। और अगर उद्यमी आधारित चौर विकास में आप लाभ लेना चाहते हैं, यानी 20 हेक्टेयर से ऊपर का अगर रकबा है, तो इसमें अधिकतम इकाई लागत की कोई सीमा नहीं है। लेकिन अधिकतम आपका जितना भी खर्च हो जाए, उसमें सीलिंग ये है, उसमें कैच ये है कि 40% सब्सिडी है, 40% अनुदान उद्यमी आधारित चौर विकास के लिए है। और ये 40% अनुदान आपका 1 करोड़ तक हो सकता है, जिस प्रकार से आपकी भूमि है, जितना बड़ा आपने
प्रोजेक्ट लगाए हैं। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि उद्यमी आधारित चौर विकास की योजना में 40% अनुदान है, जो कि अधिकतम 1 करोड़ तक का हो सकता है। अब आधारित चौर विकास के बारे में अगर बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 50% अनुदान देय है, और अगर लाभुक अति पिछड़ा जाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो उन्हें 70% तक का अनुदान देय है। तो किसान भाइयों, निश्चित रूप से हमने जो कहा कि वैसी ज़मीन जो हमारे यहाँ बेकार पड़ी थी, लाखों हेक्टेयर, जिसकी चर्चा हमारे विशेषज्ञ ने की, 9 लाख के आसपास ज़मीन है हेक्टेयर, जो चौर है, जिसको बिल्कुल बाढ़ से ग्रसित है, उस तरह के ज़मीन में लाभ लेकर सरकार की तरफ से सहायता लेकर एक उद्योगपति बनने का इससे अच्छा अवसर शायद नहीं मिल पाएगा। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी पूजा जी, और भी हम आगे आपसे जानकारी लेंगे। समय अभी हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम अब और आगे आपसे सवाल करें। इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, फिर मिलते हैं हम अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि मुख्यमंत्री चौर विकास योजना क्या है। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई आज की ये जानकारियाँ आपके लिए काफ़ी लाभकारी रही होंगी। आप इसका लाभ अवश्य ही उठाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में ऐसे ही कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।